हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ाया था और मैंने आपको बोला था कि आपको ये रिमार्क पढ़ना है। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इसके बाद आपको एक ये डिफेंस पैराडॉक्स की ये डिफ़ाइन बताई हुई है। तो इसमें बस एक कंडीशंस बताई हुई हैं कि इनकी कंडीशंस क्या होंगी, वही हमने फॉलो करके चलनी है। ठीक है, तो आई होप सबने ये पढ़ लिया होगा, क्योंकि किसी भी बच्चे ने मुझसे कोई भी डाउट नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपने अगर ये पढ़ लिया है तो देखो इसके ऊपर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.1। देखो एग्जाम्पल नंबर 4.1 हमें क्या कहता है, द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी आर गिवन बाय दिस एंड दिस, देन फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी एक्सचेंज। हमें यहाँ पर उन्होंने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी। हमें इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस को फाइंड करना है और उसकी क्वांटिटी को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो फॉर इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए फाइंड करते हैं ना प्राइस और क्वांटिटी, तब हमारे पास जो डी है और जो एस है, यानी कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हम उनको इक्वल लेकर चलते हैं। तो डी किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा। इट मीन्स जो डी की इक्वेशन है और जो एस की इक्वेशन है वो दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करनी सभी बच्चों को आती है ना, तो यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास पी की वैल्यू 2 और -10 आ जाएगी। डेफिनेटली प्राइस तो आपका नेगेटिव कभी भी नहीं होता, जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी उनको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। सो हैंस द इक्विलिब्रियम प्राइस इज पी इक्वल्स टू 2। हमने नेगेटिव वैल्यू को क्या किया, रिजेक्ट किया है, क्योंकि प्राइस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। और पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करके हमने उसको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, डिमांड या फिर सप्लाई कर्व पे। तो हमारे पास यहाँ पर पी की वैल्यू अगर 2 है तो मेरे पास जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, आपने पी की वैल्यू को यहाँ से कंसिडर करना है और यहाँ पर पुट करना है। ठीक है ना, जो डी की आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आइदर आप डी में पुट करो चाहे पी में पुट करो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो आप अगर एस में भी पी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो पी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10, 10 - 1 9। तो एस की वैल्यू 9 है तो डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस अकॉर्डिंगली बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 4.2। ये भी बेटा बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आप लोगों ने। आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपको निकालनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने 2 कमोडिटीज़ की बात की है। यहाँ पर तो 1 कमोडिटी थी, यहाँ पर 2 कमोडिटीज़ है, जैसे DA और DB, SA और SP। आपने 2 कंसिडर करके चलनी है इक्विलिब्रियम के लिए, एक बार फर्स्ट कमोडिटी एक बार सेकंड कमोडिटी। तो आपके पास 2 कमोडिटीज़ के अलग अलग यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटीज़ निकाल लोगे। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ये एग्जाम्पल नंबर 4.2 भी करना है और ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4.3 भी आप लोगों को करना है। कोई भी अगर इन तीनों एग्जाम्पल में डाउट आता है देन यू हैव टू आस्क। चलो इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर हम किसी भी चीज़ की कोई डिमांड करते हैं, ठीक है, देखो वो हमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द डिमांड, हमें पता है कि अगर हमारे पास प्राइस में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों हमारे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कि प्राइस में चेंजेस और जो हमारी डिमांड है वो हमारे अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। एंड इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट प्राइस चेंजेस अफेक्ट द डिमांड फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज़ इन डिफरेंट डिग्रीज। कि इनकी जो डिमांड होगी, जो एक्सपीरियंस हमारा होता है, वो अलग अलग तरीके से हम उसको कंसिडर करते हैं। कि अगर मान लो किसी भी आइटम का जो प्राइस है वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर उस चीज़ की जो डिमांड है वो डिपेंड करेगी कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। मान लीजिए अगर मुझे आईफोन परचेज़ करना है, ठीक है ना, अगर मुझे आईफोन परचेज़ करना है, अब चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, परचेज़ मैं करूँगी ही। सस्ता होगा तो मैं उसको जल्दी अफोर्ड कर पाऊँगी, महंगा होगा तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसों को सेव करना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं मैं आईफोन परचेज़ कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है। सो इन अदर वर्ड्स द डिमांड फॉर सम कमोडिटी इज़ मोर सेंसिटिव। जो डिमांड होती है कुछ आइटम्स के लिए वो थोड़ी सेंसिटिव होती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस चेंजेस देन इज़ द डिमांड फॉर द अदर्स।
ठीक है ना, तो वो थोड़ा उसी के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अब देखो वो एक एग्जांपल दे रहा है कि मान लो अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो, किसी भी एक ज़रूरत वाली चीज़ की डिमांड करते हो और वो आपकी डिक्रीज़ में जा रही है, वेरी लिटल, बहुत ही छोटी सी अमाउंट में वो डिक्रीज़ जा रही है, व्हेन देयर प्राइस राइज, अगर उस आइटम की जो प्राइस है वो बढ़ रही है तो उसकी जो डिमांड है वो हल्की सी क्या हो रही है, कम हो रही है। वेयर एज ओनली अ स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लग्जरीज विल रिड्यूस देयर डिमांड कंसिडरेबली। ऐसे ही अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस में तो जो उसकी डिमांड है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी अकॉर्डिंगली टू द प्राइस। तो ये हमारा क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द रिलेटिव चेंज इन द डिमांड टू द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, यानी कि प्रोपोर्शनेट हमने करना है। सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड डेल पी डिवाइडेड बाय पी। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, p बाय एक्स डेल एक्स अपॉन डेल पी। So this is the average elasticity of the demand over the price range. So the elasticity demand NP at a particular price level P is given by, तो जब हमें यहाँ पर एक एवरेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किससे डिनोट कर रहे हैं, इसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल P, ठीक है, एक प्राइस लेवल P के लिए, तब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये आइदर यू कैन कंसिडर दिस फॉर्मूला, आइदर दिस एंड दिस। देखो काफ़ी सारे हमें यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूलाज बता दिए हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला कंसिडर करना है, ठीक है ना। नाउ नेगेटिव साइन बिन टेकन सिंस डिमांड एंड प्राइस मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे नेगेटिव भी लेकर चल सकते हैं, और इसमें क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब वो हमें कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन, अब वो कह रहे हैं इफ़ द प्राइस राइज फॉल्स बाय 1% एंड द डिमांड विल फॉल इंक्रीज बाय NP%, कि अगर हमारे पास जो प्राइस है वो राइज कर रहा है 1% के अकॉर्डिंगली, देन द डिमांड विल फॉल इंक्रीज बाय दिस %, तो वो इस % पर डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ पर देखो कंडीशन चेक की है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड हमारी क्या होगी, इलास्टिक, अगर वो 1 से लेस है देन वो इन इलास्टिक होगी, और अगर इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास वो डिमांड क्या होगी, यूनिटी होगी। तो हमें ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है कि वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव जा रही हैं तो इलास्टिक, नेगेटिव जा रही हैं तो इन इलास्टिक, और अगर इक्वल्स टू 1 है तो वो क्या है, यूनिटी है। अब देखो जैसे हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, इफ़ द डिमांड फंक्शन इज p फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटी। हमें ये चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, यूनिटी है। कैसे करेंगे, देखो हमें यहाँ पर p की वैल्यू दी हुई है, हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू p। डिफ्रेंशिएशन करनी सभी बच्चों को आती है ना, आपको p के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो p की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1, और एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे इस पर डिपेंड कर रहा है, तो जब आप एक्स की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साथ में क्या आ जाएगा, dx अपॉन dp। तो आपके पास dx अपॉन dp की वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर लिया, देखो ये वाला क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू भी है और p की वैल्यू भी है, हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, p की वैल्यू आपको यहाँ से ये मिल जाएगी, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब वो कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटी। उसने बोला था कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, कौन सी मतलब हमें x की वैल्यू ऐसी निकालनी है जिस पर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटी, यानी कि वो 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इक्वल्स टू 1 लेकर चल रही हूँ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल होगी, 1 के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आई आफ्टर सॉल्विंग, 2/√15, यानी कि x की इस वैल्यू पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यूनिटी है, ठीक है। तो बेटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें जो हमारे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 4.5, ये बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछा, देखो बड़ा छोटा सा है, ठीक है ना, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका एक ये रिमार्क आता है। इस रिमार्क में ना कुछ भी नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इलास्टिसिटी के लिए बताए हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं बेटा। मैं आपको ये रिमार्क वाले पॉइंट्स नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन इन रिमार्क में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो आगे डेफिनेशन और एग्जांपल्स में यूज़ होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू रीड दीज रिमार्क्स फॉर योर फर्दर टॉपिक, ठीक है ना।
अगर डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है। इसके बाद देखो जो ये थर्ड पॉइंट है ना बेटा, ये रिमार्क में ही है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये रिमार्क का ही पॉइंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी पढ़ा है, हम उसकी यहाँ पर सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस में कुछ खास नहीं है, फिर वो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से ही बस हमें बता रहे हैं। तो आपने बेटा ये सिग्निफिकेंस भी यहाँ पर रिमार्क की पढ़नी है, ठीक है। ये पेपर में तो नहीं आते हैं, लेकिन ये यूज़ होते हैं हमारे आगे फर्दर डेफिनेशंस और एग्जांपल्स में। तो बेटा आपको ये डिमांड फंक्शन विद कांस्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी ये भी पढ़ना है। इसमें सब में फॉर्मूलाज देखो ये सब लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक आपका ये रिमार्क है और यहाँ तक आप लोगों ने इसको पढ़ना है, ठीक है। सारे रिमार्क में फॉर्मूलाज ही गिवन है, कोई ये आपकी डेरिवेशन नहीं दी हुई है, फॉर्मूलाज ही बताया हुआ है कि अगर ये कंडीशन है तो हम ये कंसिडर करेंगे, ये कंडीशन है तो हम ये कंसिडर करेंगे। तो हमने बस उन फॉर्मूलाज को उसी के अकॉर्डिंगली आगे फॉलो करके चलना है। तो आज आप लोगों का क्या काम है बेटा, आप लोगों ने यहाँ तक सारे टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम्पल सॉल्व करके देखने हैं, ये रिमार्क पढ़ के देखना है, ठीक है। बाकी आगे एग्जाम्पल नंबर 4.6 से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स।